नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। आप सभी का स्वागत है। चुनाव का दौर जो है वो बिल्कुल अब समाप्त हो चुका है। आज आखिरी दिन है। कल 28 तारीख है। मगध के फर्स्ट पेज में 71 सीटों पे चुनाव होना है। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारियां पेश कर रहे हैं। ऐसे में इमामगंज 227 विधानसभा से या बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और राजद के प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी आज महाखबर पे बात करने के लिए मौजूद हैं और जानेंगे उनसे कि पिछले 15 सालों में उनका क्या कार्यकाल रहा, कैसा विकास रहा। इन सारी मुद्दों पे बात होगी। आप देखते रहिए महाखबर। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र में मैं जा रहा हूं, हर लोगों से मैं जानना चाह रहा हूं, ग्रामीण जनता से भी, क्योंकि एक मेरा मुहिम है सही गलत का सिलेक्शन बिहार इलेक्शन। जनता के बीच में जब जा रहा हूं तो जनता का ये कहना हो रहा है कि पिछले 5 सालों से इमामगंज विधानसभा जो है अनाथ पड़ा हुआ है। जब उदय नारायण चौधरी का कार्यकाल था, जब 15 साल जब विधायक रहे, तो इमामगंज का विकास जो था वो दूर दूर तक दिखाई दे रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों में वो विकास दिखाई नहीं दे रहा है। ये इमामगंज की जनता का कहना है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर पिछले 15 सालों में आपने क्या कार्य किया जो जनता आपको देखना चाह रही विधायक के तौर पे इमामगंज में। देखिए, ये जो इमामगंज विधानसभा है, जो डुमरिया इमामगंज बांके बाजार, इसको डुमरिया को लोग कहते थे डूब मरिया। जाना एक इमामगंज से डुमरिया जाना एक बड़ा काम होता था। गया से डुमरिया जाने में दिन भर लगता था। आवागमन का साधन नहीं था, कहीं नदियों पर पुल नहीं थी, शिक्षा की व्यवस्था चरमराई हुई थी। लोग दूर दूर से आते थे, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल के हाई स्कूल में पढ़ने के लिए लड़के लड़कियां नदी पार करके आती थी। लेकिन अब एक वातावरण बना है कि दिन भर में 4 बार गया जा सकता है और डुमरिया वापस आ सकता है। तो कम्युनिकेशन का साधन बहुत अच्छा और मजबूत हुआ, और किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी बाधा होती है, जिस बाधा को यहाँ दूर किया गया है। दूसरा है बिजली, पावर भी इस इलाके में पहले बिजली नाम की कोई चीज नहीं होती थी, और लोग शाम को ही बेर डूबने के पश्चात सनसेट के बाद मजबूर हो जाते थे घर में बंद होने के लिए। चूँकि जो किरासन ऑयल है वो भी बहुत कम मिलता था लोगों को। महीना में 1 बोतल पूरा परिवार को मिलता, अगर किरासन तो 1 लीटर, तो 1 लीटर से काम चलता नहीं। तो काफ़ी मेहनत तो अलग, काफ़ी परेशानी थी। इसके वजह से खेती में परेशानी, दैनिक जीवन में परेशानी, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में परेशानी, सब में परेशानी पावर के बिना होता था। लेकिन अब संयोग है, जब मैं अपने कार्यकाल में रहा तो पावर की व्यवस्था किया। यहाँ पावर ग्रिड स्टेशन लगा, तो पावर ग्रिड स्टेशन के कारण 24 आवर्स बिजली यहाँ रहने लगा। 24 आवर्स बिजली का मतलब है लड़कों के पढ़ने लिखने में सुविधा, घर में इंफॉर्मेटिव बनने के लिए सुविधा, चाहे तो बिजली जला करके रात भर पढ़ सकते हैं बच्चे छात्र, हर तरह की सुविधा। गर्मी में लोग एसी चला रहे हैं, एयर कूलर चला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, जब जिसकी जितनी क्षमता है उसके अनुसार। अब तो कहीं कहीं देखते हैं कि पावर का मिसयूज हो रहा है, जल ही नहीं रहा है बिजली, बुताया ही नहीं जा रहा है। ये भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि कम्युनिकेशन और पावर जो ट्रांसपोर्ट या किसी भी इंडस्ट्रीज वगैरह डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है, वो यहाँ उपलब्ध है। अब किसानों के खेत को सही ढंग से पानी मिल जाए, जिससे कि उनकी सिंचाई की सुविधा को मजबूत बनाया जा सके, इस दिशा में बहुत सारी कामें हो रही है। और अगर मैं जीता तो इसको भी सुदृढ़ करूँगा कि किसान अपने अपने क्षेत्र में
अपने खेत में पानी डाल करके सही ढंग से उसका उत्पादन प्राप्त कर सके। एजुकेशन, इस इलाके में एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अभी हर पंचायत में एक +2 स्कूल हो गया है। जो लड़के लड़कियां हैं अपने गांव में घर रह करके ही घर से आती जाती है और पढ़ाई को रेगुलर अपना जारी रखे हुए है। ये एजुकेशन, इस इलाके में ITI खुला, आप देखेंगे तकनीकी शिक्षा के लिए ITI भी यहाँ खोला गया है। मौका मिलेगा तो डिग्री कॉलेज भी होगा, पॉलिटेक्निक कॉलेज भी होगा और मेडिकल कॉलेज भी होगा। इसकी व्यवस्था हम करना चाहेंगे इस इलाके में। तो विकास का पैमाना ये सब चीज़ है जो अन्य जिले के अन्य क्षेत्रों में इतना दिखाई नहीं देता है, या दिखता है तो मंद गति में दिखता है, ये आप देखेंगे। और इमामगंज में तीव्र गति के साथ डेवलपमेंट हुआ है, और लेकिन इतना ही पूरा नहीं, बहुत कुछ और बाकी है जो करना है। सर, जब मैं पढ़ाई करता था उस समय एक आपका शब्द था डूब मरिया, यानी डूब के मरिया। आज जब मैं छात्रों के बीच में जा रहा हूं तो ये चीज़ें सामने आ रही है और आपका नाम लिया जा रहा है कि आज वही उदय नारायण चौधरी का देन है जो हम लोग इतने आसानी से स्कूल कॉलेज चले जा रहे हैं। ये जो साइकिल मिल रहा है ये उन्हीं का देन है। असल था कि मैंने आपको कहा कि पुल पुलिया बन गया, कम्युनिकेशन का साधन हो गया है। मैं कभी कभी गांव में कहता हूं महिलाओं को जिसका GT रोड पर गया पटना में ससुराल है जिस लड़के का, हम कि आप क्या है भाई, नैहर में बैठिए 4 व्हीलर पर, आज ससुराल में उतरिए 4 व्हीलर से, पैर में कीचड़ का तो लगना ही नहीं है। ये वातावरण हो गया है इस इलाके में। अब सर देखिए, हर जो लोग हैं दावेदारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हमारी पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस पर विपक्ष कटाक्ष करते हुए कहा कि 10 लाख की नौकरी कहां से देंगे, पैकेट से देंगे। लेकिन आज खुद नरेंद्र मोदी ने कहा कि 19 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। देखिए, जो कुछ भी तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र में कहा है वो ईमानदारी से कहा है, मेहनत करके उस काम को पूरा करेगा जो वादा किया है आम जनता के सामने। और जो लोग कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो लोग तो कह रहे हैं कि पकौड़ा बेचो। पकौड़ा भी एक नौकरी है। पकौड़ा भी एक नौकरी है। ये MA BA PhD करके लोगों को पकौड़ा बेचने के लिए कह रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। दूसरी ओर ये जो निर्मला सीतारमण है, JNU से पढ़ी है, फाइनेंस मिनिस्टर है, पहले तो लोगों ने बोला भारतीय जनता पार्टी के और NDA के लोगों ने कि 10 लाख लोगों को रोजगार कहां से देगा, पैसा नहीं है। अब निर्मला सीतारमण कह रही कि 19 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो वो कहां से पैसा ले आएगी। तो अब तो ये ना तय करना होगा कि झूठ वो बोल रही है कि तेजस्वी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने पूरा नाप तोल करके देख लिया है कि हम अपने बजट में कितने लोगों को नौकरी दे सकते हैं, और उसके अनुसार उसने वादा किया कि हम 10 लाख लोगों को पहले कैबिनेट के पहले कलम से बिहार के बेरोजगारों को नौकरी देंगे। धन्यवाद के पात्र तेजस्वी यादव। एक चीज सामने आ रही है कि अभी और कई ये मुहिम भी छिड़ा हुआ है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो हम आपको कोरोना वैक्सीन फ्री देंगे, अगर आप सरकार नहीं बनती है तो गरीब तो ऐसे ही मरे जाएंगे। फिर देखिए एक दूसरा झूठ, ये जो कोरोना वैक्सीन देने की बात कह रहे हैं, अभी कोरोना वैक्सीन बना कहाँ जी? कल बन जाएगा, कल से चुनाव है, कल बन जाएगा क्या? कोरोना वैक्सीन बना नहीं, और इसकी कोई गारंटी नहीं कि कब बनेगा। जी बिल्कुल। एक तो ये जैसे कि हवाई जहाज से ले आए हैं कोरोना को चाइना से, जो रोकना चाहिए था मोदी जी को, तो ये तो ट्रंप के साथ गलबहिया करने में लगे हुए थे। और ट्रंप के बिदागरी करने के बाद अचानक लॉकडाउन कर दिया उन्होंने देश में, और कोरोना कर रहे हैं। अरे कोरोना का नाम लेकर के तो यहाँ के आम जो गरीब 22-30 लाख लोग जो मजदूर लोग आए हैं उनको तो यहाँ कन्हौज में गांव में बंद कर दिए। जैसे बकरी के गाय के कन्हौज में बंद किया जाता है वैसे ला के यहाँ कन्हौज में बंद कर दिया। अब मजदूर को जब बंद हुआ कन्हौज में, उसी समय में एक ऐसा जन विरोधी
कानून बनाया कि मजदूरी कम और काम ज्यादा। 8 घंटा काम जितना कीजिएगा 8 घंटा में 8 घंटा का मजदूरी मिलेगा, आप 12 घंटा आपको काम करना पड़ेगा। इससे ज्यादा जन विरोधी और कौन हो सकता है ये सरकार। वो काम और उस बिल को फैसला पास किया और बिहार सरकार ने भी उसे एक्सेप्ट किया। ये मजदूर विरोधी कानून बनाया, दलित विरोधी कानून है, खेतिहर मजदूर विरोधी कानून है, कल कारखाने में काम करने वालों के विरोध में ये कानून है। कहा जाता है कि शेर का बच्चा शेर होता है। लालू यादव को शेर कहा जाता है बिहार के। लालू यादव जेल में है। तेजस्वी यादव की ललकार है हर क्षेत्र में। ऐसे में तेजस्वी यादव को हराने के लिए, तेजस्वी यादव को उनकी सभा को पछाड़ने के लिए कई राज्य के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री तक आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे लालू यादव को थोड़ा नहीं रहने पर थोड़ा कुछ फर्क पड़ता है। देखिए, बिहार की जनता तेजस्वी यादव को अपना नेता मान चुकी है और नेता नहीं मानी है, भावी मुख्यमंत्री के रूप में ही मान चुकी है तेजस्वी यादव को। अब इससे भयभीत हैं एनडीए वाले लोग, तो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री सब इसके पीछे लगे हुए हैं ऐसा वैसा कि हत्या होती है पूर्णिया में, जो पूर्णिया में 4 महीना से गया ही 6 महीना से नहीं गया कभी तेजस्वी यादव। पटना में है, अमुदालय बनाया जाता है पटना में रहने वाले तेजस्वी यादव को। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता भाई। उसी तरह से अभी अब देख रहा है कि अब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएगा, तब पीछे पीछे पैर खींचने की कोशिश कर रहा है। अब बिहार की जनता फैसला कर लिया है बिहार की जनता ने कि मेरा मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होगा। इसलिए लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तब उनके घबराहट का तो मेरे पास इलाज नहीं है। जब उनको 15 साल मौका मिला तो उन्होंने तो कुछ किया नहीं। क्या किया उन्होंने? यही बिहार है जहां 34 लड़कियों के साथ, गरीब किसान की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है। ये किसके टेन्योर में हुआ? लेकिन इसका तो जवाब नहीं देंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। ये सवाल है। 200 बच्चा बिना ऑक्सीजन के मर जाता है जी, ये सवाल है। तुम पद पर आप बैठे हुए थे, पूछेगा किससे? आप ही से न लोग पूछेगा। चमकी बुखार से भी कई बच्चे चमकी बुखार से मर जाते हैं, किससे पूछा जाएगा? आप ही से न पूछा जाएगा। तो आप कहिएगा 15 साल पहले वाली बात लाइएगा। झूठ की भी कोई सीमा ना होती है भाई। चलिए, जितना झूठ बोलना है बोलिए, लेकिन अब बिहार की जनता आपके जाल में फंसने वाली नहीं है। और 10 तारीख को फैसला होगा तो देख लीजिएगा, गरीब लोग उससे ईवीएम बॉक्स से निकल के आ जाएगा और बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना देगा 10 नवंबर को। जब लालू यादव बिहार में थे, मुख्यमंत्री थे, तब आलू का कीमत था बहुत सस्ता था, मतलब 5 रुपए 4 रुपए आलू। आज महंगाई बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है सर। देखिए, मैं बिहार की और देश की जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों संसद में किसान विरोधी बिल पास किया गया जी। लोगों को समझ में नहीं आ रही है। दिल्ली में जबरदस्त किसान विरोधी आंदोलन हुआ। राष्ट्रीय जनता दल ने संसद में इसका घनघोर विरोध किया संसदीय तरीके से, लेकिन फिर भी नहीं माना और किसान विरोधी एनडीए सरकार ने बिल को पास कर दिया और बिहार सरकार ने उसको सराहने का काम किया। वो बिल क्या था? सबसे बड़ा एक लाइन में हम कह सकते हैं कि किसान विरोधी बिल। किसान उत्पादन करेगा खेत में, पैदा करेगा खेत में, और फिर जब उसको जरूरत होगा तो सस्ते दर पर किसान बेचेगा। और पहले जो कानून था कि कोई होर्डिंग नहीं कर सकता है, जमाखोरी के लिए नहीं कर सकता है, कोई उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा 10 टन 20 टन 50 टन 100 टन रखने के लिए अपने गोदाम में। लेकिन सरकार ने कहा कि नहीं, अब कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है होर्डिंग के लिए। 10 टन रखता है कि 1000 टन रखता है कि 5000 टन रखता है, जिस पूंजीपति को जितना औकात है उसके अनुसार वो होर्डिंग करेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सरकार का नियम कहता है। नतीजा हुआ कि अचानक जो 15 रुपये किलो महीना दिन पहले प्याज बिक रहा था, आज 80 रुपये किलो प्याज बिकने लगा। जो 10 रुपये 12 रुपये आलू था, अब 50 रुपये किलो आलू हो गया।
और जिस रफ्तार से, जिस तेजी से इस चुनाव में प्याज का दाम बढ़ रहा है, अब तो खाली लगता है कि सूंघ के ही लोगों को खाना पड़ेगा। खाने के लिए प्याज नहीं रहेगा, सूंघने के लिए प्याज रहेगा। 200 रुपये किलो, अभी इसके पहले 200 रुपये। तो महंगाई इस देश में जब से एनडीए की सरकार आई, महंगाई बढ़ गई। 400 रुपया में सिलेंडर मिलता था, अब वो सिलेंडर 900 रुपया में मिलता है। अभी देखने की बात है। पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, दुगना हो गया। पेट्रोल और डीजल दोनों का दाम बराबर हो गया, जिससे सब चीज का रेट बढ़ जाता है। तो एक एक करके, इसीलिए हम लोग कहते हैं बांधो दाम, रोको महंगाई। ये हम लोगों का नारा हमेशा रहता था। और ये महंगाई इसलिए बढ़ी कि पूंजीपतियों को बढ़ावा मिला, उसको बहुत सारे कानून में राहत दिए गए हैं, इसलिए महंगाई बढ़ गई है। और आम जनता, किसानों के खून को जैसे इंजेक्शन दे करके खींचा जाता है, खून निकाला जाता है, तो ये इस बिल से किसानों के शरीर में इंजेक्शन देके खून निकाला जा रहा है। सर, कल मैं अखबारों की सुर्खियों जब मैं देख रहा था तो उसमें नरेंद्र मोदी का फोटो साफ लगा हुआ था। बिहार में चुनाव है मुख्यमंत्री का, ना कि प्रधानमंत्री का। नीतीश कुमार पूरी तरीके से गायब है, तो कहीं ना कहीं उनकी हताश दिखाई दे रहा है, इस वजह से प्रधानमंत्री को चेहरा सामने लाया जा रहा है। देखिए, ये गिरगिट लोग हैं। गिरगिट जो है सो दिन भर में हर क्षण 7-8 तरह के रंग बदलता है। कभी देखिएगा करिया हो जाएगा, कभी देखिएगा एकदम घनघोर लाल हो जाएगा, कभी कोई रंग के हो जाएगा। तो सतरंगा होता है, गिरगिट रंग बदलता है। तो ये गिरगिट लोग हैं, गिरगिट के जैसा रंग बदलते, गिरगिट के जैसा मुंह से आवाज निकालते, तब बेरोजगार लोगों को पकौड़ा बेचवा देते हैं। 15 लाख रुपया लोगों के अकाउंट में भेजवाते हैं, फिर कहते हैं कि तो जुमला है भाई, जनधन योजना के बारे में अब भुला ही गए हैं। हर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पर एक नया शिगुफा छोड़ते हैं। और कभी हिंदू मुसलमान करेंगे, कभी भारत पाकिस्तान करेंगे, जिससे कि यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट को उभारा जा सके। और इतना ही नहीं, आज जब उनको जरूरत होगा मोदी जी को, तो कराची बिना बुलेले चल जाएंगे बिरयानी खाने के लिए। अभी ऑस्ट्रेलिया से उड़े, अब बिरयानी खाने के लिए चले गए कराची। आम जनता को कहें कि नहीं, पाकिस्तान तो मेरा दुश्मन है। हिंदू और मुसलमान में मतभेद फैलाने के लिए सब सेंटिमेंटल बात केवल करेंगे, रोजी रोटी का बात नहीं करेंगे, पेट का बात नहीं करेंगे, अमन चैन का बात नहीं करेंगे। और अब तो सेना का भी प्रयोग करने लगे हैं ये लोग। और उस सेना में जो खुफियागिरी कर रहा था देवेंद्र सिंह करके एक ठो, अब न्यूज से गायब हो गया, अब आ ही नहीं रहा उसका न्यूज में। ये मीडिया के लोग भी वैसे ही दिखा रहे हैं, उनको भी जो है सो डरा धमका के लोगों ने कब्जा में करके रखा है। अब संविधान नाम की चीज नहीं है, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। इसीलिए हम लोग कहते हैं संविधान बचाओ, राज बताओ, देश बचाओ। ये लाल किला बेचने वालों को देश से भगाओ। बहुत शुक्रिया। तो ये थे इमामगंज विधानसभा के राजद प्रत्याशी उदय नारायण चौधरी, जो कि बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। इन्होंने बेबाक तरीके से महाखबर पे बात रखा कि हमारा जो मुख्यमंत्री होगा भावी, और युवा तेजस्वी यादव, क्योंकि पूरा बिहार का जनता ने ठान लिया है कि इस बार युवा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, और जो युवा बेरोजगार है उन सबों को रोजगार देना है, क्योंकि उनके पास सारे आंकड़े हैं। इन्होंने ये भी चीज जाहिर कर दिया कि मैंने पिछले 15 सालों में जो कार्यकाल किया, आज इमामगंज की जनता जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। और पिछले 5 साल में इमामगंज विधानसभा जो है वो विकास से दूर है, अनाथ है। इस बात पर भी इन्होंने जिक्र किया और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए महाखबर। धन्यवाद।